आज के समारोह के मुख्य अतिथि, सभी आगंतुक महानुभाव, मनहर की पुण्य स्मृति में गोरेगांव में पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा है। बिरला मातुश्री में तो बहुत लंबे अरसे से हर साल धागा होता है। आत्म प्रकाश शुक्ल जी की 4 पंक्तियां मुझे आती हैं याद। मनहर जी को मैं उस श्रद्धा सुमन उनके शब्दों के मार्फत अपने देना चाहूँगा। कवि आत्म प्रकाश शुक्ल जी ने लिखा था कि प्यास लगी तो लोगों ने सरवर को याद किया, धूप लगी तो लोगों ने तरवर को याद किया, दिन भर की थकन मिटाने को, जी भर कह कहे लगाने को, जब सांझ ढली तो लोगों ने मनहर को याद किया। मैं इस कवि सम्मेलन की दीन दुनिया में मनहर जी की वजह से 2 अक्टूबर 1988 को पहली बार ठाकर में उन्होंने बुलाया था। उसके बाद में सब जगह घूमते फिरते हैं और जितना टूटा फूटा जो कुछ लिख पाते हैं कहते हैं। कई परिचित लोग मेरे यहाँ बैठे हुए, कैलाश जाटवाला जी और तमाम, कल भी काफ़ी लोग वहाँ गए थे सुनने के लिए कार्यक्रम। बड़ा अच्छा एक कार्यक्रम चल रहा था और आप लोग बड़ा रस ले रहे थे। मैं गाता नहीं हूँ और आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि मुझे गाना नहीं आता है, उसके बावजूद गा नहीं रहा हूँ। मैंने सुरेश मिश्र जी को थोड़ा सा टोक दिया था, उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। मुख्य अतिथि वैसे ही 2 बार घड़ी देख चुके हैं। हाँ, लेकिन वो तो जैसे ही घड़ी देखते हैं संतोष जी इनकी तरफ देख लेते हैं, क्योंकि हमें कवि सम्मेलन मानिकपुर तक ले जाना है इसलिए, और समय को बड़ो महत्व है। आपने राजस्थानी में तो इतना जबरदस्त महत्व के लिए एक बात बताई, समय को कितना महत्व है। पहली क्या है, पंडित और नाई जाकर के छोरा छोरी ने देख लेता, शादी तय हो जाती। आजकल की चीज़ थोड़ी है कि भाई 4-6 महीना साथ खाओगा पियोगा घूमेगा फिरेगा और बाद में जाकर के ब्याह शादी होगा ना, काम पहली को नहीं होता। पंडित और नाई सारा काम कर देता। जब फेरा के माए ने बींद बैठे हो दूल्हो, जब छोरी की माँ बिगड़ गई, बोले जी पहली बार देखियो, बोले मैं तो मेरी छोरी ने कोनी में बींद बूढ़ो है, गराती बराती सब समझा लिया। बोले ना जी छोरी का तकदीर कोनी फोड़ना, मैं तो कोनी में बींद बूढ़ो है। हार करके भी को आदमी भी ने समझायो कि देख भगवान तने जो भी फैसलो करना वो फटाफट करनी, और बूढ़ो है जा रहे हो। क्या बात। तो समय को अपना महत्व है जी, और सार कर भी सुनाओ अच्छो लागे को आप सब लोगों ने। बेटा बैठ जाओ आप लोग। बच्चों के साथ यही समस्या है जी, पहले तो उनको बोलना सिखाओ और बाद में चुप रहना। और बच्चे आज अतिरिक्त प्रसन्न हैं, शायद जिंदगी में पहली बार माँ बाप को इकट्ठा हंसता हुआ देखा। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में। आपने तो क्या जी कि भाषा यहाँ की कविता की जरूरत नहीं है, बात बात में हास्य है। मारवाड़ी आदमी इमोशनल तो हो लेकिन साथ में प्रैक्टिकल भी, और कई बार तो ज़्यादा प्रैक्टिकल। मैं शेखावाटी को रह वालों, अठे भी ज़्यादातर लोग शेखावाटी का बैठा है। वो एक गांव में एक आदमी का पिताजी गुजर गया, तो वो आपका दोस्त ने बोले यार देख मैं तो 12 दिन जिंदगी में पहली बार बिजी रहूँगा। तू वो बाड़ो ले, पिताजी ने हरिद्वार का लिया। तो वो आप होशियार आदमी पूरा बाड़ो तो खुद जिम को, और पिताजी ने हरिद्वार का रास्ता के बीच में खड़े मेरठ गाजियाबाद के आस पास ही भटके, वापस आगो 12 दिन निकल गया। एक दिन भी ने खटको वो जी को बाप मरियो, बोले साओ ठेठ तो को नहीं पूछे, तो वो भी ने पूछ लियो। बोले यार रात में सपना में मेरा पिताजी आया, भैया बोल रहा कि तू अजीब आदमी ने हरिद्वार भेजो, सालो पूरा बाड़ो तो खुद जिम को और मन तो वो बीच में भटके। वो बोले यार देख बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मैंने दुख ही बात को है कि तेरा बाप में मर कर भी अक्ल नहीं आई। सपना में जितनो अठिन चाले उतनो बठिन चाल दो तो हरिद्वार ये क्या है, लोक का रंग है। और मनहर जी के न विमलेश जी के तो मैं घंटा घंटा बैठा करता, जब चिड़ावा जाता झुंझुनू जाता खाटू श्याम जी रानी सती के ये साला सर, मैं घंटा बैठता तो ये किस्सा वागने इतना सुनता, बहुत ही जबरदस्त काम।
वो घर में किए जी अब यहाँ गांधीगिरी को बड़ो रोड़ो हो रहे हो, गांधीगिरी गांधीगिरी। अच्छा जो रोड़ो करो गांधीगिरी को वो आपका चरित्र पर लागू नहीं करे, मतलब यार एक केस की जमानत नहीं हो तब तक दूसरा मुकदमा संजय दत्त के, थोड़ी सी गांधीगिरी खुद पर भी लागू कर ले। तो एक समय तो ऐसा था जब संजय दत्त ने बिना लाइसेंस की बंदूक रख ली, और इस बार लुगाई ऐसी लिया है कि इसका लाइसेंस दूसरे के नाम। तो गांधीगिरी के हृदय परिवर्तन कौन को करे, पहली जी का हो तो सही, हृदय तो हो बदल कौन को देगा। वह घर में बहुआ की काम चोर, तो देखो सासू के अब गांधीगिरी अपनाओ, तो वह सासू बेचारी सुबह सुबह खुद बुहारी जाड़ी करवा लागी जी। बाजे क्या आप बुहारी जाड़ी करांगा तो थोड़ी सी शर्मा मरेगी। बाजे बुहारी जाड़ी कर रही इतनी देर में भी सासू को बेटो आपको भी वो आदमी बोले माँ तू झाड़ू मत निकाला, बोले मैं निकाल दूंगा। बात देखिए आप माँ बेटा या करांगा तो थोड़ी और शर्मा मरेगी। जब माँ बेटा दोनों झाड़ू के लिए जद्दोजहद कर रहा, इतनी देर में वह कामचोर बहू आ गई अंदर से, बोले सासू जी दोनों माँ बेटा क्यों झाड़ू मूड फोड़ रहे, एक दिन थे निकाल लिया करो, एक दिन नहीं निकाल लिया। तो हृदय को बदल दोगा। अच्छा तंज जो है ना, मैं काल भी की बात, सटायर जो है ना जी, वो लोक की एक तरह से वो रीढ़ है। जब तक आदमी तिरछी टेढ़ी बात नहीं करे, जब तक गांव का आदमी को मनी कौन करे। वो जल्दबाजी में एक जनो 1 नंबर छोटा जूता लिया हो, आता 8 नंबर लिया हो, 7 नंबर, दुकानदार बिगड़ो माल वापस खोल ले, जब बेचारो पैर लियो, अब वह जूता काट रहा तो वो लंगड़ा लंगड़ा चाल लियो। दोस्त मिल को रास्ता में बोले यार जूता गड्ढा से लिया हो, अभी एक तो चुप रहा ऊपर जो पूछ हो देखा तन बदन में आ गया। बोले जूता गड्ढा से लिया हो, बोला पेड़ का जा तोड़िया, बोले यार काचा तोड़ लिया। गांव का आदमी के कहने बैठो तो पता लगा कि निर्मल हास्य किए, शिष्ट शालीन विवेकपूर्ण विनोद, ये सड़ेड़ा चुटकुला तो मनोज जी 50 साल पहले फेंक दिए। मनर्जी से ज्यादा मैं समझू मनर्जी जी है कि हंसी कोई दुनिया में ही कौन हंस सके। मैं सतना सो आ जाए यूनिवर्सल केबल से प्रोग्राम करके फर्स्ट क्लास में चेयर कार होया करती, 4-5 कवि, एक अकेली महिला बैठी, मनर्जी इतनी जोर से हंसा के डर गई था न से, बड़ी जबरदस्त भैया को ठाको बा निर्मल हंसी और वह निर्मल लतीफा, जामा बाबू खुद की भी एक कदर क्यों होती, वो बड़ा जबरदस्त काम आती। तो ये सब चीज खत्म होगी धीरे धीरे, लेकिन अच्छी बात है थे सब लोग। बैठ जाओ बाबूजी, मैं तो 5-7 मिनट ही बोलूंगा, घरासू पूछ करके कोना है हो जाए कोई बात नहीं। ये बड़ा शिष्ट शालीन सी बात है जी सारी। वो जवाई चले गए ससुराल। अच्छा राजस्थानी आदमी का केजी थोड़ा मीठा को अतिरिक्त आकर्षण हुआ है जब तक डायबिटीज घोषित नहीं हो जाए। बात देखिए सासू चूरमू का लगी, सासू का हाथ का चूरमा को तो रंग ही अलग। अब सासू बेचारी बोली आज लुगाई भी ने कड्डी रोटी खा ली, वो चूरमा खातर गई और बैठा के कड्डी रोटी, तो वो बायां हाथ से रोटी जीम ली। तो थोड़ी सी देर तो सासू देखती रही, बोले जवाई जी बायां हाथ से रोटी के जीम रहे हो, देना हाथ का कोई चोट चाट लागी के? बोलो नहीं सासू जी देना हाथ का कोई चोट कौन लागी, मैं सोच रही हूँ कि चूरमा लो हाथ कड्डी के लिए क्यों खराब करा। बहुत अच्छे, अब क्या है देखो संतोष भाई जी 2 दिन प्रोग्राम रख लियो, ये भी आपका हिसाब से काम वसूल है। वो एक मारवाड़ी आदमी भाई जी 100 ग्राम जलेबी तुलवाई, आपा के जी 1-1 पीसू वसूल है। 100 ग्राम जलेबी तुलवाई भी कोई मकोड़ो चिपरा को, जो वो दांत के नीचे कर कर कर, तो वो खातो खातो ही के कहे मकोड़ा कितनों ही कर 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 खार छोड़ूंगा तुल रहा है। अच्छा एक आदमी चले गए पंडित जी के ने, बोले महाराज ठीक है थे कविया ने फांस लिया लेकिन कभी भी था ना आज फांस देगा। वो एक पंडित के चले गए किस्सो सुनो, बोले महाराज कोई मिनटा में करोड़पति हो बाबू उसको बताओ। बोले अगर तू धनतेरस के दिन लीलटांस देख ले, एक नीलकंठ पक्षी है जो बड़ा दुर्लभ है, बुजुर्ग लोग जानता होगा, बच्चा तो जाने ही नहीं। बोले अगर धनतेरस ने नीलकंठ देख लिया तो समझ लिया वारा न्यारा होगा। निकले वो तो बेड़े बेड़े गयो जंगल में एक लीलटांस मिली,
बा मरेड़ी बड़ी वो देख रहे पंडित ने यह कौन पूछी कि जीवती देखनी मरेड़ी, वो भी मरेड़ी लीलटान ने कुर्ता का जेब में गाली सी तो पंडित का घर आए, बोले महाराज यह तो बताओ लीलटान जीवती देखनी मरेड़ी। पंडित बोले रे साला मरेड़ी मत देख लीजिए, नहीं तो बोले तने नहीं मरे सर वो फट लीलटान से बोले महाराज मौत तो मेरी है पर बच्चा को तू भी नहीं। तो ये सब किस्सा है, ये सब चाहता है भाई। एक 60-65 साल के भी प्यार मोहब्बत की बात बड़ी जोरदार हो रही, बैरी सजना मांग भर दे बैरी सजना। और थाने एक अच्छी बात बता दी उनको, बैरी सजना भी हटे बैठे सुन रहे हैं। एक शादी के बाद की जो स्थिति आप सब जाना है इस चीज ने, भाई बैरी सजना थोड़े दिन ही ठीक है, बात तो बैरी रह जाए। 65 साल की एक भी तो लुगाई डॉक्टर का गंदगी, बोलो डॉक्टर साहब आंख में तकलीफ है, डॉक्टर चेक करके बोलो माता जी ये बीमारी को एक ही इलाज है कि घर में हाथ से उपाड़ेड़ो काजल का लो। बोले बेटा का लो 35 बरस पहले रो रो काटो। गांव का बुजुर्गों ने चले जाओ इतनी निर्मल हंसी, डॉक्टर के चले गए एक 17 बरस को डोकरो, बोलो डॉक्टर साहब घुटना में दर्द है गोडा में। डॉक्टर चेक करके एक पर्ची लिख दी, बोलो दोनों टेम रगड़ जे। वो पर्ची देख करके बोलो डॉक्टर साहब लिखेड़ी बिना लिखेड़ी कौन सी तरफ से रगड़नी है। वाह भाई। तो यह सब गाँव का किस्सा है, ये सब चालता है। अब ये क्या है, कई बार मलमास लाग जाए तो शुभ काम कौन हो, कई बार तारो लाग जाए तो ब्याह शादी मांगलिक काम कौन हो, 78 की बैंड बैठेगा फिर शास्त्र भी आन जान बंद हो जाए। अच्छा तारो लागवाना अपने देश की भाषा में बोले तारो डूबनो। अब एक नई नई बहू बिचारी पियर जाने के लिए बैठी, तारो डूबो बात को तारो डूब जाए वो तो मैं जा नहीं सकूंगी। अच्छा बात तारो डूबा के लिए आपकी सास ने पूछ भी नहीं सके, क्योंकि तारो भी का जेठ जी को नाम। तो एक दिन परेशान होकर अपनी सासू ने पूछो, बोले सासू जी जेठ जी को नाम कब डूबे वो। वाह भाई। तो सासू बोली बिरनी में तो तू आई भी नहीं डूबू। ये सब किस्सा है जी। मैं थोड़ी सी कवि सम्मेलन में गंभीरता दूं क्योंकि बाकी और लोगों ने भी सुनना है। हाँ खैर चालू तो है, चालू हाल बंद खड़े हो रहा तो। मैंने कोई प्रेम मोहब्बत की कविताएं नहीं लिखी, लिखता था शुरुआत में जब किशोरावस्था थी और अक्कलदार नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। अरे इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हैं। एक बात मैं बताता हूँ, जब साबिया जी बोल रही तो युवराज जी कैसे मजे ले रहे थे हैं? प्रकृति के कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकता। देखो पुरुष होकर पुरुषों के खिलाफ बात कहने जा रहा हूँ, महिलाओं आप ताली बजा देना, इनसे तो उम्मीद नहीं है। प्रकृति के कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी लुगाई मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। और देखो परमात्मा ने सृष्टि में नारी की सर्जना क्यों की? ताकि पुरुष का दिमाग सेंटर में रहे। वो उर्वशी, मेनका, रंभा थोड़ी सी कमर हिलाती थी तो बड़े बड़े विश्वामित्रों के सिंहासन हिल जाते थे। और अब जो बात मैं बता रहा हूँ इस बार आप पूरा आनंद लेंगे। मेरे उदाहरण देखें आप, पुरुष की कमजोरी कैसे है। स्त्री कितना भी बड़ा कामयोगी और ब्रह्मचारी होने का दम भरे, औरत दिखते ही पसीने आ जाते हैं। मल्लिका शेरावत घंटे भर योग सीखने गई थी, बाबा रामदेव की एक आंख आज तक पूरी नहीं खुल रही। तो ये गलती भाई युवराज जी की नहीं है, पुरुष की कमजोरी होती है। और युवराज जी तो बड़े प्रेम के मामले में बड़े एडवांस है। जब हमारी करने की उम्र थी तब तक तो उन्होंने कर करा के फेंक फांक दिया था। मतलब जिसे प्रेम किया था उसी से ब्याह कर लिया।
मतलब प्रेम ही अपने आप में काफी चीज थी, तो ब्याह करने की क्या जरूरत थी यार। भगवान कृष्ण वाला आइडिया मेरे को ठीक लगता है, प्रेम किसी से करो और ब्याह किसी से करो, सुखी रहने का यही नुस्खा है? शादी को 20 साल हो गए, बाल बच्चेदार आदमी है, प्रेम खत्म हो गया, विवाह बच रहा है खाली। प्यार के दौरान जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और ताली तो आपकी इस बात पर बजेंगी, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। हमने मांगा फूल, आपने हमें पत्थर दिया, एक सीधे प्रश्न का कितना कठिन उत्तर दिया। पत्थर तो हमने क्या दिया, आपने खुद आमंत्रित करे। नहीं, प्यार किसी से करते, ब्याह किसी से करते, तो काहे को पत्थर पड़ते। लेकिन ठीक है, इनकी भी गलती नहीं। आदमी की एक उम्र ऐसी होती है जब उसको धन्नो भी बसंती लगती है, बाद में साथ मेरे खाले आदमी तो उसी बसंती की धन्नो गिरे जाता है। जितने भी मेरी तरह भयंकर शादीशुदा यहाँ बैठे हैं, सब जानते हैं आदमी जिंदगी में 1 घंटे घोड़ी पर बैठता है और जिंदगी भर के लिए घोड़ी होकर रह जाता है। ये हमारा शांति तूफान शादी के 3 दिन बाद ही मिला। मैंने कहा यार पत्नी को लेकर के सिनेमा जा, सैर सपाटा कर, क्या मंदिर मंदिर भटकता फिरता है। बोले भाई साहब मैंने सुना है कि जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढता है। और देखो प्यार और जो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत त्याग और समर्पण का काम है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने कॉलेज के जमाने में अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए हैं। और प्रेम के मामले में युवराज जी का त्याग तो महात्मा बुद्ध से भी बड़ा है। महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। ये रोज रात को इंतजार करते हैं कि लुगाई सोए तो घर में घुसो। और देखो हमसे तो कौन प्यार व्यार करता जी। मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, तो लड़कियां वैसे ही बाईपास रहती थी। हाँ, मरते हुए पे कौन मरेगी। लेकिन मेरे साथ 2 चीजें ठीक थी। एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से कुछ शेर व शायरी उतार रखी थी। तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, और मैंने जिसके प्रेम पत्र लिख दिए उसके 2 नतीजे जरूर निकलते थे। या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है। आज भी कई मिलते हैं अपने बाल बच्चों के साथ में जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से ब्याह गए। मुझे देखते ही दांत पीसते हैं, बोले साले जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया। वो एक प्रेम का त्योहार आता है वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी को, मतलब बड़ा जबरदस्त त्योहार है। श्री राम सेना वालों ने तो ये कह दिया कि जो प्रेम करता हुआ मिलेगा उसको पीटेंगे, और सरकार ने पुलिस को ये हिदायत दे दी कि देखो कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। तो जो प्रेम करते हुए पकड़े गए उनको तो पुलिस वालों ने पीटा, श्री राम सेना ने पीटा, जो नहीं कर रहे थे उनको पुलिस वालों ने पीटा। वैलेंटाइन डे एक सोने का हिरण है जिसे बाजार के जंगल में उन कंपनियों ने छोड़ रखा है जो धनुष बाण का बिजनेस करती है। कबीर को पढ़ो, मीरा को पढ़ो तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। ये जो नौजवान लोग यहाँ बैठे हैं, भले थोड़ी संख्या में हो, ये मीडिया का फैलाया भ्रम है जो नेह के नाम पर देह का आकर्षण पैदा कर रहा है। वो जाल में लोग फंसते चले जा रहे हैं। दोस्तों एक बात मैं कह दूं, परिवार की, समाज की, कैरियर की जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं। ये सब बेकार की चीजें हैं, इनमें कुछ नहीं धरा है। काम वही ठीक है अपना भारतीय पद्धति वाला, जिसमें विवाह पहले होता है प्रेम बाद में। और एक बात मैं फिर कहना चाहता हूँ, आपका समर्थन चाहिएगा। दोस्तों समय बदल चुका है, समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया। परवाना जलने की गरज से जाता है तो चिपकली खा जाती है। जो मूल मुद्दे हैं देश के, जो लोग लोकतंत्र को भटकाने में लगे हैं और भटका भी दिया है कुछ हद तक, उनकी तरफ आम आदमी का ध्यान जाना चाहिए। वो जो विषय है उनको मैं छेड़ना चाहता हूँ। एक तो ये मीडिया इतनी गैर जिम्मेदार पहले कभी नहीं था। अखबार अब साहब 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं।
बिजली कटौती उठावना और राशिफल। वो जमाना याद करो, धर्मयुग साप्ताहिक हिंदुस्तान का या नवभारत टाइम्स में राजेंद्र माथुर के संपादन में शरद जोशी जी का प्रतिदिन कालम अंतिम पेज पे छपता था और अखबार वहीं से शुरू होता था। ये अच्छी बात है, संतोष भाई जी ने उस पुण्यात्मा की स्मृति में एक कवि सम्मेलन रखा, इस बहाने कुछ साहित्य ध्यान से सुनना। चलो अब की बात है, कोई बात नहीं, कोई बात कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, बाथरूम की नहीं, कोई। और रोज नए अखबार निकल रहे, पता नहीं कौन पढ़ता है। एक दिन तो आगे दो लोग बोले जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप ही ग्राहक बन जाओ, क्योंकि पाठक तो कोई बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज, उन्होंने कहा 1 रुपए में 16 पेज, और जो मैंने तर्क दिया उस पर समर्थन चाहिएगा। मैंने कहा भैया रुपए तो चाहे एक की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाएगा। एक दिन तो एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोले संपत शरद जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार ये आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। और रही से ही कसर इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरी कर दी। वो जब तक जूली और मटुकनाथ नहीं मिले तब तक वो आईजी पांडा को ही बेचते रहे। वो राधा आपने भी देखी होगी, अगर राधा उस आईजी पांडा जितनी सुंदर थी तो मेरी सारी सहानुभूति भगवान कृष्ण के साथ है। मैं खुद कृष्ण होता और राधा उस आईजी पांडा जैसी होती। सही बता रहा हूँ, अपना ही सुदर्शन चक्र अपने गले पे रख लेता। आवाज तो आ रही है भाई, आवाज आ रही है और कई बार तो ज्यादा आ रही है। गया क्या? गया? 2 मिनट लगेंगे? नहीं तो मैं ऐसे ही सुना लूंगा ना। हाँ भाई कोई बात नहीं, ऐसे ही सुना, कोई बात नहीं। तो खाना खा ले। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सबसे बड़ा अपराध ये किया कि इस देश में जूते बनाने वाले भूखे मर रहे और जूते खाने वाले सेलिब्रिटी हो। ये टीवी चैनल वाले तो गरीबी के दृश्य भी तब तक नहीं दिखाते जब तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिल जाता। ताज भोपाली एक शायर हुए भोपाल के, माणिक जी अच्छी तरह परिचित हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। उनका एक शेर मुझे याद आता है जो इस मीडिया की गैर जिम्मेदारी को इंगित करता है। बात अच्छी लगे शायर के लिए समर्थन देना कि तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है बेखबरी। इनसे दोस्तों समय हिसाब लेगा, इन नेताओं से, अफसरों से, मीडिया से समय हिसाब लेगा। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसकी आज क्या गति है, वक्त किस तरह हिसाब लेता है। माननीय मुख्यमंत्री अतिथि जी आपके सानिध्य में मैं सामने कहना चाहता हूं, वक्त किस तरह हिसाब लेता है। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था उनके वायसराय और राजाओं की यूनिफॉर्म बैंड बाजे वाले पहनते। कुछ चीजें ऐसी हैं, अब एक जीव को ये क्रिकेट छोड़ दिया, 365 दिन 24 घंटे क्रिकेट। हम तो उस राजस्थान से आते हैं जहाँ की राजस्थान रॉयल्स में एक भी राजस्थान का खिलाड़ी नहीं। बहुत लोग हंसते हैं मेरे को, देश दुनिया में जाता हूँ तो बोले यार ऐसी राजस्थान रॉयल्स दुनिया में पहली है जिसमें राजस्थान का खिलाड़ी नहीं। मैंने कहा देख अपन मारवाड़ी आदमी, खिलाड़ी कोई भी हो गले पे अपनी बैठेंगे। वो चाहे जगमोहन डालमिया बैठे चाहे ललित मोदी बैठे, गले पे मारवाड़ी बैठेंगे। भैया पानी अगर मुफ्त दे रहा हो तो थोड़ा मंच पे भी दे जा। बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। पहले 5 दिन के मैच होते थे, पैसे की बरसात हुई तो 50 ओवर के वनडे, उससे पहले 60 ओवर के होते थे।
50 ओवर के वनडे, फिर पैसा बरसा 2020 वर्ल्ड कप, और बात पर समर्थन करना, अगर इसी तरह से धन बरसता रहा वो दिन दूर नहीं है जब क्रिकेट में सिर्फ टॉस रह जाएगा। दोस्तों, खिलाड़ियों को पैसा मिलना चाहिए, हर खेल में मिलना चाहिए, लेकिन हम समाजवाद की बुनियादी अवधारणा वाले देश के लोग हैं। अगर एक चौका या छक्का लगने पर लाख रुपए दिए जाएंगे, वो मजदूर टूटकर हतोत्साहित हो जाएगा जिसे 8 घंटे मेहनत करने पर 100 रुपए मिलते हैं। अभी वो 2 खिलाड़ियों को तो पद्मश्री दे रहे थे तो वो लेने नहीं पूछे। मतलब इनका दिमाग अपन ने तीसरे आसमान पे बिठा दिया। यार, पद्म जैसे पुरस्कार जिनके लिए लोग तरसते हैं, जीवन भर साधना करते हैं, तुम विज्ञापन में लगे। एक तरफ आपने देखा होगा ओलंपिक में वो निशानेबाजी में जीता बिंद्रा। पत्रकारों ने पूछा, बोले जी आपको कैसा लग रहा है? बोले मैंने मेहनत की, देश की दुआएं साथ थी, हो गया, इसमें कैसा लगने जैसी क्या बात थी। और व्यंग पर समर्थन करना, एक इन क्रिकेटियों को देखो, वाइड पर 1 रन मिल जाए तो भी हेलमेट उतार कर आकाश की तरफ देखते। भाई, इस वाइड में तुम्हारा क्या योगदान? बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। अगर माइक ठीक हो गया हो तो मैं अभी नहीं होगा। मैं क्या एक रचना सुनाना चाहता हूं, इसलिए थोड़ी सी माइक की जरूरत थी, वरना तो कोई बात। मुझे क्या थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। चलो जी, एक रचना मैं आप लोगों को सुनाता हूं। बाकी अभी जैसे जसवंत सिंह जी की किताब पर बड़ा बवाल हुआ, ये सारे विषय जो हैं इनके ऊपर भी आदमी का ध्यान जाना चाहिए। इन भाजपाइयों का तो इतना कॉन्फिडेंस लूज है, 4 दिन अगर ठहर के निकाल देते जसवंत सिंह को तो ये कलंक तो नहीं लिखता कि किताब नहीं पढ़ी। ये कलंक तो नहीं लगता। मैंने भी वो किताब पढ़ी है, 150 पेज, अभी जाकर के फिर पढ़ूंगा। उसमें कोई बात ऐसी है ही नहीं, लेकिन बस ठीक है ना। जैसे किसी भी घटिया फिल्म को सुपर डुपर हिट करनी हो, सबसे बढ़िया तरीका उसका दुष्प्रचार शुरू कर दो। वैसे ये किताब के साथ में हो। यार, 60 साल में देश पाकिस्तान को अपना प्रजातंत्र नहीं चलाना आया, उस देश का काहे को नोटिस ले? जो वहां तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही सऊदी अरब में मकान ढूंढना शुरू कर देते, जिसमें पैसा पाकिस्तान की जनता का लगता है, जमीन सऊदी अरब देता है और आर्किटेक्ट अमेरिका का होता है। लोग कहते हैं कि साहब पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार राष्ट्र है। मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं तर्क दे रहा हूं, बात अच्छी लगे समर्थन करना। मुझे थोड़ी अतिरिक्त ताकत लगानी पड़ रही है। माइक वाले के पैसे काटो तो मेरे पेमेंट में जोड़ दे। पाकिस्तान कतई गैर जिम्मेदार राष्ट्र नहीं है। इस बार ताली बजा के समर्थन करना। पाकिस्तान जैसा जिम्मेदार राष्ट्र दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि दुनिया में कहीं भी आतंकवादी घटना हो, पाकिस्तान ही जिम्मेदार ठहराएगा। उसको हम कैसे गैर जिम्मेदार मानते? और हम भोले देश के लोग, 26 नवंबर को आतंकी हमला हुआ, उसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं है। पाकिस्तान एक भला पड़ोसी धर्म का निर्वाह कर रहा है। हम उन्हें उससे आतंकवादी मांगे, वो जब भी मांगो साफ कह देता है, देंगे नहीं, भेजेंगे। ऐसे ही सिलसिले को लेकर के अगर शुरू हो गया हो तो एक बहुत बेहतरीन रचना जो मैंने कल भी नहीं सुनाई, एकदम नई रचना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अगर ये माइक थोड़ा सा ठीक कर, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको पूरा आनंद मिलना चाहिए और मैं भी पढ़ते समय उसमें भूल जाऊँ, ऐसा होना चाहिए। माइक का काया हेलो, बनर्जी के यहाँ तो खैर आप देखते थे कवि सम्मेलन में टॉप 10 टीम हुआ करती थी, वो तो कोई मेरे जैसे एक आध नए को बुलाते थे। आपने कभी शरद जोशी जी को या केपी सक्सेना जी को सुना होगा? वो हिंदी कवि सम्मेलन में गद्य सुनाते थे।
और मैंने भी 2-3 साल से गद्य सुनाना शुरू किया, उससे पहले कविताएं सुनाता था। लेकिन मैंने देखा कि भाई खराब कविताएं तो लिखने वाले देश में और होती हैं, तो मैंने गद्य सुनाना शुरू किया। एक रचना मैं आपको सुना देता हूँ, उसके बाद में आगे की कुछ औपचारिकताएं होंगी, फिर हम आदरणीय मानिक जी को सुनेंगे। मेरे ख्याल से आवाज आ रही होगी अब तो। लेकिन मनिया लागे जी मेरी से ज्यादा थारी आ रही है मेरे को। देखो कवि के साथ में बड़ा कष्ट है जी। आप लोग तो देखो माइक खराब होने के बावजूद बैठे रहते हो, वरना तो माइक अच्छा हो तो भी लोग उठ उठ के निकल लेते। मैं तो पिछले दिनों बैंकॉक जा रहा था, फ्लाइट में पास वाली सीट पे एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने टाइम पास के लिए पूछ लिया जी क्या करते हो, मैंने कहा कवि हूँ, और मैंने पलट के पूछा आप, बोले जी बहरा हूँ मैं तो। माने तो बड़ो त्याग करना पड़ा जी हर रात सुनो साहब। कहते हैं कि साहब अभी जैसे पाकिस्तान का जिक्र किया और मनमोहन सिंह जी को लेकर के भी काफी बातें की। भाई उस आदमी को कैसे कमजोर मान सकते हो आप जिसने बिना लड़े ही अखाड़ा जीत लिया। अभी लोकसभा के चुनाव आपने देखे, कहीं कुश्ती के दंगल में नहीं उतरे मनमोहन सिंह जी, लेकिन वैसे ही अखाड़ा जीत लिया। राहुल गांधी ने तो सारे विरोधियों की हालत उन नहाती हुई गोपियों जैसी कर दी जिनके कपड़े लेके कृष्ण जी पेट पे चढ़ गए थे। 81 साल के लाल कृष्ण आडवाणी जी की तुलना में, व्यक्ति पर समर्थन करना थोड़ा माहौल बन जाएगा। 81 साल के लाल कृष्ण आडवाणी जी की तुलना में 77 साल के मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। जनादेश युवाओं के पक्ष में रहा और सोनिया गांधी ने तो वो करिश्मा कर दिया कि आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते। पिछले लोकसभा चुनाव याद करो, जब सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने लगी, सुषमा स्वराज ने तो यहाँ तक कह दिया था, एक विदेशी महिला को प्रधानमंत्री बना दिया, मैं जमीन पर सोऊंगी, चने खाऊंगी, सिर मुड़वा लूंगी। सोनिया गांधी ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ करके न सिर्फ सुषमा स्वराज के केस बचाए, प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे आदमी को बनाए जिसने जिंदगी में केस ही नहीं कटाए। तो उस आदमी को अपन कैसे कमजोर मान ले। एक रचना मैं आपको सुनाता हूँ, वातावरण बच्चों। कहते हैं कि साहब उग्रवादियों के पास बड़े घातक हथियार हैं। पाकिस्तान के पास तो ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं कि वो भारत से कभी भी लोहा ले ले, और अमेरिका के पास तो ऐसे हथियार हैं कि वो संपूर्ण सृष्टि को नेस्त नाबूद कर दे। दोस्तों, भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो सिर्फ भारत के पास ही, और उसकी नकल भी नहीं हो सकती। उसको चलाने की जरूरत नहीं है, नाम ले दे तो सामने वाले के पसीने आ जाते हैं। वो भारतीय हथियार जिसका नाम है, वही इस लेख का शीर्षक है। मैं जैसे ही शीर्षक पढ़ूँ आप ताली बजाना, मैं रचना शुरू कर दूंगा। वो भारतीय हथियार जिसको चलाने की जरूरत नहीं है, नाम लेने मात्र से सामने वाले के पसीने आ जाते हैं, उसका नाम है बातचीत। सरकार उग्रवादियों को कहती है कि हम बातचीत को तैयार हैं। उग्रवादी साफ कह देते हैं भैया जान दे देंगे लेकिन बातचीत नहीं करेंगे। बस वहीं से मैंने एक रचना निकाली, सुनिए साहब। बातचीत। भारत पाकिस्तान ने जब कई दिनों तक बातचीत नहीं की तो अमेरिका ने भारत से बातचीत की। भारत ने अमेरिकी सलाह को आदेश मान पाकिस्तान से बातचीत की कि हमें बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान को डाउट हुआ कि भारत ने हमसे बातचीत के विषय में बातचीत भी क्यों की। उसने भारत की बातचीत को लेकर तुरंत अमेरिका से बातचीत की, और क्या बातचीत की, इस पर आपकी तालियां चाहिएंगी। तुरंत अमेरिका से बातचीत की। साहब, भारत से क्या बातचीत करें, उससे तो जब भी बातचीत करो वह तो बातचीत के अलावा कुछ करता ही नहीं। अमेरिका ने बातचीत में समझाते हुए बातचीत की कि आप दोनों का आपसी मसला है, सो आप दोनों आपस में बातचीत करो। इस प्रकार तीनों में बातचीत हो चुकी तो भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे से बातचीत की। पाकिस्तान ने बातचीत का विषय पूछा। अगर इस बार व्यंग आपको अच्छा लगे तो भरपूर तालियां बजनी चाहिए।
पाकिस्तान ने बातचीत का विषय पूछा। भारत ने कहा किसी भी फाइनल बातचीत तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम लगातार बिना विषय की बातचीत करते रहें। हम लगातार बिना विषय की बातचीत करते रहे। और दोस्तों, इस लेख की प्राण पंक्ति हो सकता है कि आपको थोड़ी कम भी समझ में आए कुछ लोगों को, लेकिन मेरा मन रखने के लिए जरूर तालियां बजा दें, वरना मन टूट जाएगा। बिना विषय की बातचीत करते रहे। दोस्तों, बिना विषय की बातचीत का ही सुपरिणाम कहो कि पाकिस्तान बातचीत के बाद भी खून खराबा नहीं छोड़ता और भारत खून खराबे के बाद भी बातचीत। पाकिस्तान ने बातचीत में भारत से पूछा, बातचीत के लिए आप इस्लामाबाद आएंगे या हम दिल्ली आएंगे? भारत ने कहा बातचीत में जल्दबाजी ठीक नहीं है, पहले हमें बातचीत से माहौल बनाना चाहिए, फिर बातचीत से तय कर लेंगे कि बातचीत के लिए कौन सी जगह ठीक रहेगी। इतनी बातचीत के बाद भारत ने बातचीत की। बातचीत के लिए पहले आप दिल्ली आ जाओ, फिर हम इस्लामाबाद आकर बातचीत कर लेंगे, या फिर इसका उल्टा कर लेते। अब आपकी तालियां जाएंगी, या फिर इसका उल्टा कर लेते, या फिर इसका उल्टा कर लेते। जगह बदलने से कौन सी बातचीत बदल जाएगी? बातचीत से जब दोनों देशों में इस तरह बातचीत का वातावरण बन चुका तो दोनों ने परस्पर बातचीत की। बातचीत सचिव स्तर की, मंत्री स्तर की और प्रधानमंत्री स्तर की हुई। दुर्भाग्य कहें कि सौभाग्य, सचिव, मंत्री और प्रधानमंत्री स्तर की बातचीत में सचिवों, मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों ने तो बातचीत की, किंतु स्तर चुप रहा, उसने कोई बातचीत नहीं की। बातचीत टूट नहीं जाए, अतः अमेरिका लगातार दोनों देशों से बातचीत कर ये कहता रहा कि आप दोनों का आपसी मसला है, सो आप दोनों आपस में बातचीत करो। और अंतिम टुकड़ा मैं सुनाता हूँ, उसके बाद आप मुझे विदा देंगे। बनर्जी की स्मृति में ये कार्यक्रम है और हम चाहते हैं सारे कवि लोग उनकी मोहब्बत में आते हैं, पैसा सेकेंडरी है। आप सब लोग इस कार्यक्रम को रेगुलर रखिए और हंसी ठाके इसी तरह से बांटते रखिए। पैसा आना जाना है, मारवाड़ियों के पास बहुत पैसा है, लेकिन ये बात भी मारवाड़ी जानते हैं, पैसा दुनिया में बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। कई नव धनाट्य ऐसे आए जो थोड़ी सी शोहरत मिलते ही गफलत में डूब जाते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं पैसे की क्या कीमत है। दोस्तों, जब राम पास में थे तो सीता को सोने का हिरण चाहिए था, और जब सोने की लंका के बीच में सीता बैठी थी तो हाय राम हाय राम। मैं प्रणाम करता हूँ उस पुण्यात्मा को और अंतिम पंक्तियां सुनाता हूँ। आप भरपूर तालियां बजाना। उसके बाद में भाई युवराज जी, माणिक जी को शायद खड़ा करेंगे। आने वाला कवि और मैं आपकी तालियों से गलतफहमी में रह सके, मैं सोचूं मेरे लिए बज रही है, वो सोचे मेरे लिए। व्यंग अच्छा लगा हो, जोरदार तालियां बजाना। थोड़ा व्यवधान हुआ, इसके लिए माफी चाहते हैं। प्रत्येक बातचीत में सारा जोर बातचीत पर रहा, प्रत्येक बातचीत में सारा जोर बातचीत पर रहा। पाकिस्तान ने बातचीत में कहा हम कश्मीर लेकर रहेंगे। आपकी तालियां बजती रहेंगी जब तक मैं मेरा स्थान लूंगा। व्यंग देखें, प्रत्येक बातचीत में सारा जोर बातचीत पर रहा। पाकिस्तान ने बातचीत में कहा हम कश्मीर लेकर रहेंगे। भारत ने बातचीत में कहा हम कश्मीर सुई की नोक की बराबर भी नहीं देंगे। चाहो तो दोबारा बातचीत करो। बहुत धन्यवाद।